प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सिलेबस के जो आपका अंतिम सेक्शन है, तीसरा सेक्शन, उसके अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण अध्याय सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पिछले कुछ कक्षाओं में लगातार बात करते आए हैं। और इस सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया कि पहली बात तो सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा समझने के लिए यह जरूरी है कि हमको परिस्थिति की अवधारणा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा पूर्णतया परिस्थितियों पर आधारित है। इसलिए परिस्थितियों को समझे बिना हम लोग सामाजिक स्तरीकरण को नहीं समझ सकते। परिस्थितियों की जहां तक बात है, हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है। समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका कोई पद नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पद पर आसीन है। उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिस्थिति कहा जाता है। ये परिस्थितियां दो प्रकार की हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो जन्म के साथ व्यक्ति को प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। जबकि इन प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, परिश्रम और प्रतिस्पर्धा के आधार पर कुछ पदों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त परिस्थिति को अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार से समाज में अनेक परिस्थितियां होती हैं, प्रदत्त परिस्थितियां और अर्जित परिस्थितियां। इन परिस्थितियों में से कुछ परिस्थिति उच्च होती हैं और कुछ परिस्थितियां निम्न होती हैं। पद ऊंचे नीचे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी पद समान नहीं होते हैं। हाँ, कुछ समान पद हो सकते हैं, लेकिन समाज में सभी पद समान नहीं होते हैं। पदों में जो है एक क्रम विन्यास होता है। सामाजिक स्तरीकरण की अगर हम बात करें तो ये जो पद ऊंचे नीचे होते हैं, हम गत कक्षा में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में जिन लोगों के पद लगभग समान होते हैं वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। जैसे हम कहें कि समाज में एक श्रमिक वर्ग है, एक लेबर क्लास है, उनका अपना एक वर्ग है। एक ऑफिसर क्लास है, उनका एक अपना वर्ग है। एक जो है उद्योगपति वर्ग है, उनकी एक क्लास है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। ठीक है, एक पॉलिटिशियंस की एक क्लास है। यानी कि ये सारे के सारे जिन लोगों के पद लगभग, जिनकी परिस्थिति लगभग समान है, वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। और इस प्रकार से ये परिस्थिति समूह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में समाज में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये एक परिस्थिति समूह है, ये एक परिस्थिति समूह है, ये एक परिस्थिति समूह है और ये एक परिस्थिति समूह है। ये परिस्थिति समूह है का मतलब इस समूह में वे लोग हैं जिनकी परिस्थिति लगभग समान है। इनमें समान परिस्थिति के, इनमें समान परिस्थिति के, इनमें वे लोग हैं जिनकी परिस्थिति समाज में सबसे निम्न मानी जाती है। इस प्रकार समान परिस्थिति के लोग अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं और ये परिस्थिति समूह इस प्रकार से समाज में इनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये क्या है? ये परिस्थिति समूह है। ये परिस्थिति समूह, ये परिस्थिति समूह, ये परिस्थिति समूह है। तो उच्च परिस्थिति समूह, ये मध्यम परिस्थिति समूह और ये निम्न परिस्थिति समूह है। ये परिस्थिति समूह है, चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस व्यवस्था को नॉर्थ में परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा है। ठीक है, ये जो ऊंच नीच है, ये ऊंच नीच किसकी है? परिस्थिति समूह की ऊंच नीच है। और इस व्यवस्था को परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है। इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का ऊंच नीच जब हम समाज में देखने को मिले, इस व्यवस्था को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं रहा हो। प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिला है। ठीक है, गत कक्षा में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय हिंदू समाज की बात की थी कि भारतीय हिंदू समाज में सर्वप्रथम सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था रही, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित रहा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लंबे समय तक भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था रही, लेकिन कालांतर में जाकर वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हुई और वर्णों से संबंधित अनेक प्रकार की जातियां और उपजातियों का निर्माण हुआ। अनेक प्रकार की जातियां और उपजातियां बन गई। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का
आधार जाति व्यवस्था है। हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि इतिहास उठाकर देख ले, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में हमको सामाजिक स्त्रीकरण देखने को नहीं मिला हो, समाज में सब लोग समान रहे हो, ऐसा कोई भी समाज नहीं। प्रत्येक समाज में सामाजिक स्त्रीकरण रहा है। सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है। हम लोग सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं देख रहे थे। सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में रहा। सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण होता प्रत्येक समाज में। ठीक है। तो भारतीय हिंदू समाज की हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात से लेकर वर्तमान तक भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या है? जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम। ठीक है। अब हम भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप जाति व्यवस्था पर विस्तार से बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था के साथ इसकी तुलना हम लोग करते हुए चलेंगे। जाति की जहां तक बात है, मैं आपको बता चुके हैं कि जाति की उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि साहब भारत में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था की जब समाप्ति हुई तो वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियों का निर्माण भारतीय समाज में हो गया। ठीक है। जाति क्या है? जाति की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दी है, जिसमें विशेष रूप से जीएस घुर्रे का काफी योगदान है, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर काफी काम किया है। जाति की अगर हम बात करें तो जाति से तात्पर्य एक ऐसी कैटेगरी से है, एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर होती है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था थी, लेकिन हमने आपको यह भी बताया था खुलापन ऊपर वाले 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था। जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है और जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है। ठीक है। जाति से तात्पर्य एक संवर्ग या कैटेगरी से है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है। और जाति की विशेषताओं की जहां तक बात करें, हम ये कह सकते हैं, पहली बात, जाति जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है। यानी कि जाति की सदस्यता जन्म से होती है। इसका मतलब यह कि कोई व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होता है, कोई व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होता है, उस परिवार की जो जाति है वही उस व्यक्ति की जाति है। हमने बात की थी ना कि प्रदत्त परिस्थिति होती है। तो जाति व्यक्ति की एक प्रकार से प्रदत्त परिस्थिति है। किसी परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और उस परिवार की जो जाति है, तो उस जाति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि जाति एक प्रदत्त परिस्थिति है। किसी व्यक्ति का जन्म किसी जाति के परिवार, क्योंकि प्रत्येक परिवार की कोई ना कोई जाति होती है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई जाति डिसाइडेड है। तो जिस व्यक्ति ने किसी परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार की वो जो जाति है वो उस व्यक्ति की जाति निर्धारित हो गई। इस जाति की सदस्यता के लिए व्यक्ति को अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो यहां पर एक और बात क्लियर होगी कि ये जो जाति है ये प्रदत्त परिस्थिति है जो समाज के द्वारा प्रदान की जाती है, जन्म पर आधारित है। ठीक है। जाति एक बंद वर्ग है। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे कि वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था है, लेकिन खुला वर्ण ऊपर वाले 3 वर्णों में था। ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते थे, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे, क्षत्रिय वैश्य हो सकते थे, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण हो सकते थे। जबकि शूद्र अपनी परिस्थिति में सुधार नहीं कर सकते थे। ना ही ऊपर वाले 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनकी परिस्थिति में कितनी ही गिरावट क्यों न हो जाए, वो शूद्रों की स्थिति तक नहीं आते थे। तो जाति जन्म पर आधारित है, जाति प्रदत्त है, जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम। हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जाति को एक कोष्ठक में, ब्रैकेट में बंद कर दिया कि जाति एक बंद वर्ग है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति एक बार किसी जाति में जन्म ले लिया, व्यक्ति का एक बार किसी जाति में जन्म हो गया, उसकी जो जाति डिसाइड हो गई, मृत्यु पर्यंत व्यक्ति उसी जाति में बना रहता है। ये इससे तात्पर्य है। कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम। जाति एक बंद वर्ग है। उसका मतलब है कि जाति में एक बार कोई व्यक्ति पैदा हो गया, आजन्म, जन्म से लेकर मृत्यु को जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता, वो व्यक्ति उसी जाति में बना रहता है। इस ब्रैकेट को तोड़ना संभव नहीं होता, यानी कि व्यक्ति अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। जन्म पर आधारित है, बंद वर्ग है। वो अपनी परिस्थिति में कितनी ही सुधार कर ले, मान लीजिए कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ है,
किसी सामाजिक संस्थान में जो निम्नतम से निम्नतम जाति में पैदा हुआ है, वह व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है। वो बहुत बड़ा राजनेता बन सकता है, वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा एक प्रशासक बन सकता है, किसी जिले का जिला कलेक्टर बन सकता है, लेकिन उसकी जाति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी जाति वही रहती। इसलिए कहा जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है, जन्म पर आधारित है, जाति एक बंद वर्ग है। प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है, एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक संस्करण है, उसमें जो अनेक जातियां हैं, उन सब जातियों का कोई ना कोई कार्य डिसाइड है। जैसे कहते हैं कि साहब कुम्हार का बेटा कुम्हार, सुनार का बेटा सुनार, लुहार का बेटा लुहार। इसका मतलब यही है कि ये जाति है और इस जाति का ये काम है। जाति जन्म पर आधारित है, जाति एक बंद वर्ग है। प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। उस किसी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति अपनी जाति के व्यवसाय के अतिरिक्त किसी प्रकार का दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। उसकी स्वयं की जाति के व्यक्ति भी उसको दूसरे प्रकार का व्यवसाय करने से रोकते हैं और अन्य जातियां भी उस व्यक्ति को दूसरी जातियों का कार्य करने से रोकती। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है, ठीक है। जाति अंतर्विवाही है, बहिर्गोत्रीय और अंतर्विवाही। बात करें जाति की विशेषताओं की, जाति जन्म पर आधारित है, जाति एक बंद वर्ग है, जाति प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, जाति अंतर्विवाही है, यानी कि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, अपने गोत्र से बाहर और अपनी जाति के अंदर, ठीक है। अपनी जाति या उपजाति के बाहर जाकर कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, ये जाति का एक नियम होता है। और उस जाति के सदस्य उसको विवाह नामक संस्था के माध्यम से उसी की जाति उपजाति के महिला पुरुष का विवाह संपन्न करवाने वाली संस्था, जिसको हम लोग विवाह कहते हैं, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन्म पर आधारित है, बंद वर्ग है, प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय है, जाति अंतर्विवाही है, बहिर्गोत्रीय और अंतर्विवाही, यानी कि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है, कास्ट पंचायत, ठीक है, जो जाति से संबंधित अनेक प्रकार के सामान्य नियमों की पालना करवाती है। जाति में जो अनेक प्रकार के जो भी नियम होते हैं, जाति की जाति पंचायत होती है, जो अपनी जाति के सदस्यों से संबंधित अनेक प्रकार के नियमों के अंतर्गत रहकर जो है निर्णय लेती है, फैसले लेती है, दंडित करती है या प्रोत्साहित करती है, पुरस्कार देती है। वो प्रत्येक जाति की जाति पंचायत होती है, जो अपनी जाति से संबंधित सदस्यों के अनेक प्रकार के उनके झगड़ों से संबंधित होती है या उनके समझौते से संबंधित होते, जितने भी प्रकार के जो निर्णय होते हैं जाति पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें जाति का एक मुखिया होता है, जो कि उस जाति का एक वयोवृद्ध या वरिष्ठतम सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि एक जाति और दूसरी जाति में भेदभाव, उच्च जाति और निम्न जाति में भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। हमने कहा ना कि वर्णों से संबंधित अनेक प्रकार की जातियां बन गई, ब्राह्मणों से संबंधित अनेक प्रकार की उपजातियां हो गई, क्षत्रियों से संबंधित अनेक प्रकार की उपजातियां हो गई, वैश्यों से संबंधित अनेक प्रकार की उपजातियां हो गई, शूद्रों से संबंधित अनेक प्रकार की उपजातियां हो गई। तो ये जो जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच था, वैसा ही ऊंच नीच जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है। उच्च जाति और निम्न जाति में भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। ऊंची जातियां निम्न जातियों के सदस्यों के स्पर्श से बचती हैं, उनके द्वारा खान पान से संबंधित जो सहवास के जो नियम है, वो सहवास के नियम बने हुए हैं कि कौन व्यक्ति का जाति किस व्यक्ति के हाथ का कच्चा या पक्का बना हुआ भोजन खा सकता है, कौन जाति का व्यक्ति कौन जाति के व्यक्ति से पानी पी सकता है। इस प्रकार के तमाम प्रकार के सामाजिक सहवास के अनेक प्रकार के प्रतिबंध विभिन्न प्रकार की जातियों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति की पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के बारे में एक बार पुनः बताएं कि जाति क्या है। जाति एक बंद वर्ग है, जाति जन्म पर आधारित है, प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, ठीक है। जाति अंतर्विवाही है, बहिर्गोत्रीय अंतर्विवाही है। विभिन्न जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण या जो भेदभाव देखने को मिलता है। प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है। ये सब विशेषताएं हमको समाज में जिन लोगों में देखने को मिलते हैं, हम कहेंगे नतीजे कास्ट वह एक जाति है, ठीक है। तो जब से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हुई, तब से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जाति से संबंधित जो नियम है उनमें शिथिलता देखने को मिलती है, ठीक है।
जाति के जो विशेषताएं हैं, जाति के जो नियम हैं, जो कड़े नियम थे, उन कड़े नियमों में हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है कुछ शिथिलता या ढिलाई देखने को मिलती है। कई बार तो हमको ऐसा आभास होता है कि जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हुई है, पतन हुआ है, कालांतर में जाकर हो सकता है कि जाति व्यवस्था की भी समाप्ति हो जाए। क्यों ऐसा आभास इसलिए होता है कि जाति अपने मूल स्वरूप को खोती हुई जा रही है। जाति के जो नियम हैं, उन नियमों में जो शिथिलता आ रही है, ढिलाई आ रही है, जो जाति से संबंधित एक प्रकार के जो कड़े नियम थे, वो कड़े नियम उतने कड़े नियम नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में संवैधानिक प्रावधानों के कारण हम किसी व्यक्ति को ये प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आपकी जाति का ये काम है, ये व्यवसाय, आपको यही काम करना पड़ेगा। आज व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, अगर वो किसी भी व्यवसाय के, किसी भी धंधे के, किसी भी काम के योग्य है, वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है। आज अध्ययन अध्यापन का काम सिर्फ ब्राह्मणों का काम नहीं रहा है, ठीक है। निम्न प्रकार का कार्य सिर्फ शूद्रों का कार्य नहीं कहा है। बशर्ते व्यक्ति अगर किसी काम के योग्य है, काबिल है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति उसको उस काम करने से नहीं रोक सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था के संबंध जो कड़े नियम थे, कहते हैं कि प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। आज जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अपनी ही जाति से संबंधित कार्य करे। जरूरी नहीं है कि लोहार का बेटा लोहार का ही काम करे। वो किसी जिले का जिला कलेक्टर हो सकता है, वो बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है, वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है, या दूसरी जातियों का कार्य वो करने के लिए स्वतंत्र है। एक बात। दूसरी बात, जाति अंतः विवाही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको अनेक इंटरकास्ट मैरिजेज देखने को मिलते हैं, कोर्ट मैरिजेज, लव मैरिजेज, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम लोग अखबार में पढ़ने को देखने को मिलते हैं। कई बार सैगोत्रीय मैरिजेज भी हमको देखने को मिलती हैं। जो हरियाणा और पंजाब में जो खाप पंचायतें हैं, कहते हैं ना कि ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग क्या है? एक प्रकार से जाति के नियमों की एक अवहेलना ही है। तो व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो किसी भी जाति में विवाह करे, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, वो अपनी विवाह करने के लिए बाध्य नहीं है कि वो अपनी ही जाति में विवाह करे, वो विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। व्यवसाय करने का किसी प्रकार का प्रतिबंध है नहीं है, विवाह वो कहीं भी कर सकता है। लेकिन जाति की सदस्यता जन्म पर ही है, जाति बंद वर्ग आज भी है, ठीक है। जाति से संबंधित नियमों में अनेक प्रकार की ढिलाई या शिथिलता है, लेकिन फिर भी जाति ने, कई बार तो उनका ऐसा आभास होता है कि जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हुई और वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई, हो सकता है कि कालांतर में जाकर जाति का भी पतन हो जाए और जाति वर्गों में रूपांतरित हो जाते, लेकिन ऐसा मात्र आभास होता है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का पतन इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है और एक असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, ठीक है। तो सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूपों के अंतर्गत हमने वर्ण व्यवस्था की बात कर ली और जाति व्यवस्था की बात कर ली। विभिन्न स्वरूपों के हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।